ये कहानी है जागृति की, जो बचपन से ही बड़ी दयावान और गुणी थी। वो हमेशा घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उसे गरीबों की मदद करना भी बहुत अच्छा लगता था। हालांकि इस सब के अलावा उसकी एक आदत ऐसी थी जो उसके नाम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। शांति, ये जग्गू कहाँ है? कहीं गई है क्या? गई कहीं नहीं है, अंदर है, सो रही है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, उसे सोने दो, मैं चलता हूँ। अरे आप भी कमाल करते हो जी, ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, जब भी मौका मिलता है बिस्तर पकड़कर खर्राटे लेने लगती है आपकी लाडली, और आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। जाने दो ना शांति, सोने दो उसे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी, अब वो बच्ची नहीं है, शादी करके ससुराल जाएगी तो वहाँ भी ऐसे ही घोड़े बेचकर सोती रहेगी क्या? नाक कटाएगी हमारी और कुछ नहीं। अरे शांति, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अपनी जग्गू लाखों में एक है। हाँ, थोड़ी नींद का मामला गड़बड़ है, पर कोई बात नहीं, जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो ये आदत भी सुधर जाएगी उसकी। जग्गू यानी जागृति हमेशा से ही अपने पिता प्रेमलाल चौधरी की लाडली थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अगर ज्यादा सोने की आदत को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जागृति में एक भी अवगुण नहीं था। जागृति के पिता ने तो उसे कभी नहीं टोका, लेकिन उसकी माँ शांति ने उसे कई बार समझाया, पर जागृति का हमेशा एक ही जवाब होता था, माँ मैं क्या करूँ अगर मुझे इतनी ज्यादा नींद आती है तो? मैंने सब कुछ तो करके देख लिया। आपको पता है, कल रात सोने से पहले मैंने अपने फोन में 5-5 मिनट बाद के पूरे 10 अलार्म सेट किए थे। हाँ, और सुबह उनकी आवाज से पूरा मोहल्ला जाग गया, पर तू घोड़े बेचकर सोती ही रही। अपनी माँ की बात सुनकर जागृति का चेहरा उतर गया। वो एकदम चुप सी हो गई। ये देखकर उसकी माँ ने उसे समझाया, देख जग्गू, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। वैसे तो सब कुछ अच्छा है तुझ में, बस तू ये बार बार सोने की आदत सुधार ले तो तेरे जैसा कोई नहीं। समझ रही है ना जग्गू? जग्गू? हाँ माँ, कुछ कहा क्या? सॉरी, वो मुझे झपकी आ गई थी। शांति ने अपना माथा पीट लिया। लाख कोशिशों के बाद भी वो जागृति की ज्यादा सोने की आदत को नहीं सुधार पाई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही जागृति का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे और बड़े खानदान में तय हो गया। लड़के वालों को जागृति पहली ही नजर में पसंद आ गई थी और इस तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि से जागृति की शादी हो गई। परिवार में सास ससुर, एक देवर और एक ननद भी थी। जागृति घर की अकेली बहू थी तो उस पर जिम्मेदारियां कई थी। बहू, कल रवि के ननिहाल से सब लोग आ रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है मम्मी जी, कब तक आ जाएंगे सब लोग? वो ब्रेकफास्ट हमारे साथ ही करेंगे और फिर लंच के बाद वापस भी चले जाएंगे, तो सब कुछ टाइम पर तैयार हो जाना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना। जी मम्मी जी। जागृति ने अपनी सास को तो भरोसा दिला दिया, लेकिन उसे खुद पर ही भरोसा नहीं था। ओह गॉड, इतने सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, और वो भी बिल्कुल टाइम पर। काम मुश्किल तो नहीं है, बस मेरी नींद टाइम पर खुल जाए। जागृति का डर सही साबित हुआ। अगली सुबह उसके लगाए हुए अलार्म घनघना कर बजते रहे, जिनसे रवि की आंख खुल गई, लेकिन जागृति को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जागृति उठो, ये अलार्म कब से बज रहे हैं, प्लीज इन्हें बंद कर दो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। जागृति अलार्म बंद करके फिर से सो गई और फिर करीब 1 घंटे बाद, जागृति, तुम अब तक सो रही हो क्या? जल्दी उठो और फौरन बाहर आओ। एक बार फिर जागृति की नींद नहीं टूटी, लेकिन इस बार भी रवि की आंख खुल गई। उसने जागृति को हिलाकर उठाया और तब जाकर जागृति ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ये सब क्या है जागृति? मैंने तुमसे कल ही कहा था कि सब कुछ टाइम पर होना चाहिए, और तुम अभी तक सो रही हो। सब लोग किसी भी वक्त आते होंगे और यहाँ कुछ भी तैयार नहीं है। अब हाँ, मेरा मतलब है, नहीं, अब माँ जी आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं फटाफट सब कर लूंगी। जागृति ने ऐसा ही किया। उसने रसोई में बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया और किसी तरह मेहमानों के आने से पहले ही सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि इसके बाद उसकी हालत खराब थी। उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। वाह, सच में बहू, नाश्ता तो बहुत ही बढ़िया है, और ये पराठे, इनमें गोभी के साथ कुछ और भी भरा है ना तुमने? जागृति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि असल में वो खड़ी खड़ी सो रही थी। तभी जागृति की सास ने उसे आवाज दी, जागृति कहाँ खोई हो? मामा जी कुछ पूछ रहे हैं।
हाँ क्या? सॉरी मामा जी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही तो बस इसलिए। अरे तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो बहू? जाओ तुम जाकर आराम करो। अरे पर कोई बात नहीं सरला, बहू से मुलाकात तो हो ही गई हमारी, और फिर उसके हाथों से बना इतना बढ़िया नाश्ता भी कर लिया, और क्या चाहिए? लेकिन भैया लंच। कोई बात नहीं, लंच फिर कभी कर लेंगे, फिलहाल बहू को आराम की जरूरत है। सारे मेहमान नाश्ते के बाद ही वापस अपने घर चले गए। ये देखकर जागृति को भी बुरा लग रहा था, और उससे भी ज्यादा उसकी सास सरला को। जागृति, मैंने सब लोगों से तुम्हारी कितनी तारीफ की थी, पर तुमने सबके सामने मेरी नाक कटा दी। पहले तो सुबह वक्त पर सोकर नहीं उठी, और अब ये सब। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। जागृति पहले से ही शर्मिंदा थी, ऊपर से उसकी सास भी अब उससे नाराज रहने लगी थी। लेकिन इस सब के बावजूद जागृति की ज्यादा सोने की आदत में कोई सुधार नहीं आया। जागृति, क्या है ये कोई वक्त है सोने का? जी मैं बस ऐसे ही लेट गई थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई मेरी। जागृति, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें इतनी नींद आ कैसे जाती है। मेरी मानो तो तुम मेरे साथ एक बार डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास? लेकिन क्यों? ज्यादा सोना कोई बीमारी थोड़ी ही है। बीमारी नहीं है, पर किसी बीमारी का लक्षण जरूर हो सकता है। ये बहुत अजीब है, तुम जब देखो सोती ही रहती हो। देखो जागृति, शुरू में तो सबको ये लगा कि शायद तुम्हें शादी के फंक्शन की थकान है, लेकिन अब तो हमारी शादी को पूरा 1 साल होने आया है, लेकिन अब भी तुम इतना सोती हो कि। कितना सोती हूँ मैं, बताइए जरा। सारा दिन क्या? अगर ऐसा ही है तो घर के सारे काम कौन करता है, बताइए। जागृति, तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए 6 से 8 घंटों की नींद काफी होती है, लेकिन तुम तो दिन के 16 से 18 घंटे सोकर ही बिताती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कामचोर हो या आलसी हो, लेकिन फिर भी घर के काम अगर सही वक्त पर हो तो तुम्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा अच्छी बात होगी? जागृति रवि की बात मानकर उसके साथ डॉक्टर के पास चली जाती है। वो जागृति का पूरा चेकअप करते हैं और रवि को बताते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स तो इनकी सारी ही नॉर्मल है, मुझे तो इनकी सेहत में कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। ये तो अच्छी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर इन्हें इतनी ज्यादा नींद क्यों आती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। किसी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है, या फिर ये इनकी एक पुरानी आदत भी हो सकती है, जिसे बदल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो। रवि ने काफी देर तक डॉक्टर से इस बारे में बात की। वो दिल से चाहता था कि जागृति को उसके घर में सब पसंद करें, खास तौर पर उसकी माँ सरला, और इसके लिए उसे कुछ भी करके जागृति की ज्यादा सोने की आदत छुड़वानी थी। जागृति सुनो, मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली है। अच्छा, पर क्यों? वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। जागृति खुशी खुशी तैयार हो जाती है। उसे लग रहा था कि रवि जरूर उसे घुमाने के लिए कहीं लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रवि जागृति को अपने घर के पीछे बने एक छोटे से आउट हाउस में लेकर गया। जागृति उस आउट हाउस को देखकर चौंक गई, क्योंकि वहाँ एक अनाथाश्रम का बोर्ड लगा हुआ था, जिसका नाम जागृति के नाम पर ही था। ये सब क्या है जी? यही तो तुम्हारा सरप्राइज है। तुम हमेशा से गरीबों की मदद करना चाहती थी, तो लो, मैंने जरिया बना दिया है। ये अनाथ आश्रम तुम्हारा है, और यहाँ आने वाले बेसहारा बच्चों का अब तुम्हें ही सहारा बनना है। बाकी सब देखने के लिए मैं हूँ। रवि ने जैसे जागृति की वो इच्छा पूरी कर दी थी जिसका एहसास खुद उसे भी नहीं था। रवि ने कई बार महसूस किया था कि जागृति को सड़क पर भीख मांगते बेसहारा बच्चों को देखकर बुरा महसूस होता था। वो हर बार उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ जरूर करती थी। बस यहीं से रवि को वो तरकीब मिल गई, जिससे अब जागृति की नींद हराम होने वाली थी। सुनिए जी, अनाथ आश्रम में वैसे तो सब ठीक है, पर अगर बच्चों को संभालने के लिए हम एक आया रख लें तो कैसा रहेगा? सॉरी जागृति, पर फिलहाल मेरा पैसा कहीं अटका हुआ है। बस तुम कुछ महीने एडजस्ट कर लो, फिर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। ओके? जागृति के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। वो सारा दिन खुद ही अनाथ आश्रम के बच्चों का ख्याल रखने लगी। सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को उन्हें अच्छे से खाना खिलाकर सुलाने तक अब जागृति के पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। ऊपर से घर के काम तो थे ही, ऐसे में बार बार सोने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और सबसे खास बात ये कि ये सब करते हुए जागृति बहुत खुश भी थी। फिर एक दिन, लीजिए ना भैया, ये सब जागृति ने बनाया है। पता है, सुबह 4 बजे से उठकर लगी है खाना बनाने में, जबकि कल रात को अनाथ आश्रम का काम करते करते काफी देर से सोई थी। सच सरला, तुमने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो तुम्हें जागृति जैसी बहू मिली है। रवि ने बड़ी ही अक्लमंदी से जागृति की ज्यादा सोने की आदत छुड़वा दी, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि अब जागृति ज्यादा सोने वाली बहू से
ज्यादा काम करने वाली बहू जो बन गई थी। वर्षा ने बूट पॉलिश का बक्सा उठाया और अपने काम पर जाने लगी। तभी उसकी माँ सरिता ने कहा, वर्षा बिटिया, ये तेरे लिए 2 रोटी बना दी है, लेती जा बेटी। सारा दिन तू गर्मी में काम करती है, भूखी मत रहा कर मेरी बच्ची। माँ, मैं तो रोटी ले जाऊंगी, पर पहले ये बताओ तुमने अपनी आज की दवाई लिया नहीं? अरे मैं ले लूंगी दवाई, और तेरा ब्याह किए बिना मैं ऊपर नहीं जाने वाली। तेरी शादी की जिम्मेदारी तेरे बापू मुझे देकर गए थे। उनकी इच्छा थी अपने हाथों तेरा ब्याह करने की, पर माँ, तुम फिर रोने लगी। ऐसे तुम्हें रोता छोड़कर जाऊंगी तो काम में भी मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। वर्षा अपनी माँ सरिता के साथ रहती थी। उसके पिता के देहांत के बाद वर्षा ने बूट पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। अब वर्षा बूट पॉलिश का काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। वर्षा रेलवे स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बूट पॉलिश का काम करती थी। कितने पैसे हुए बूट पॉलिश के? जी 10 रुपए। 10 रुपए? तुम बूट पॉलिश वालों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए, वरना जरा सी पॉलिश के 5 रुपए जाते हैं। साहब, हर चीज महंगी हो गई है। आप किसी भी बूट पॉलिश वाले से पूछ लो, सब 10 रुपए ही लेते हैं। मैंने कोई ज्यादा पैसे नहीं मांगे। वर्षा को रोजाना ऐसी ही बातों को सुनना पड़ता था। वर्षा बूट पॉलिश के काम से जितने भी पैसे कमाती, वो माँ की दवाई और घर के रोजाना के राशन में खर्च हो जाते। एक दिन वर्षा अपना काम करके घर जा रही थी। आज उसे बहुत देर हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। आज तो बहुत देर हो गई, अंधेरा घिराया है, माँ भी घर पर इंतजार कर रही होंगी। इस गली में से चली जाती हूँ। लगता है गली में खंबे की लाइट गई हुई है, तभी इतना अंधेरा है। मेरा पीछा कौन कर रहा है? अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे हाथ में आई चिड़िया को कैसे छोड़ दूं? बचाओ, कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो मुझे। अरे तुझ जैसी मामूली बूट पॉलिश वाली लड़की की मदद को कोई नहीं आएगा। छोड़ लड़की को, वरना तू कौन लगता है इसका? एक काम कर, दोनों समझौता कर लेते हैं। और ऐसे समझ गया ना? अब तो गया समझ। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, ये मैं अपने तरीके से तुझे समझाता हूँ। लड़का बदमाश की खूब पिटाई करता है। बदमाश घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सहायता की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, इन बदमाशों को समझाना पड़ता है। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, मेरा घर कुछ ही दूरी पर है। अच्छा ठीक है, वैसे अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बदमाश वापस नहीं आएगा। वर्षा घर की ओर मुड़ जाती है और घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। मुझे तो लगता है शायद वो लड़का भगवान के रूप में तुम्हारी मदद को आ गया। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, सचमुच भगवान ने ही उसे मेरी मदद को भेजा था। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वर्षा पेड़ के नीचे बैठी बूट पॉलिश कर रही थी। अरे जरा ये बूट पॉलिश करवाने थे। बाबूजी, आप तो वही हैं ना जिन्होंने उस रात? हाँ, तुम तो वही हो। अच्छा, तुम यहाँ बैठती हो। उस रात अंधेरे में तुम्हें देखा था तो एकदम से पहचान नहीं पाया। ये लो बूट पॉलिश के पैसे। अरे नहीं साहब, आपने मेरी जान की हिफाजत की थी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, अचानक तुम यहाँ से जाने क्यों लगी? सब ठीक तो है? अरे सुनो तो। वर्षा के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं और वो घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, वो वही हैं जिन्होंने उस रात मेरी इज्जत की रक्षा की थी। मैंने उनके हाथ पर अपने हाथ के जैसा वह लिखा निशान बना देख लिया था। क्या? इसका मतलब वो लड़का विकास है, यानी कि तेरे बापू के बचपन के दोस्त मोहन भाई साहब का बेटा? हाँ माँ, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर मैंने अपने हाथ का निशान भी छुपा लिया। तुम ही बताओ माँ, एक बूट पॉलिश वाली लड़की को अपनी बहू कौन बनाएगा? अब वक्त बहुत आगे निकल गया माँ, इस बात को 20 साल हो गए हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, उन बीते दिनों को मैं भला कैसे भूल सकती हूँ, जब हम लोग गांव में एक साथ रहते थे। तेरे बापू और मोहन भाई साहब की दोस्ती की पूरा गांव तारीफ करता था। वीरेंद्र, तूने आज मेरी 10,000 रुपए की मदद नहीं की, बल्कि अपने दोस्त की इज्जत रख ली। मोहन, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वीरेंद्र, मैं चाहता हूँ जब मेरा बेटा विकास और तेरी बेटी वर्षा बड़ी हो, हम इन दोनों की शादी धूमधाम से करें। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, हमारे बच्चों की शादी जरूर होगी। ये देखो जी, मालिनी और मैं मेले से बच्चों के हाथ पर एक सा निशान बनवा कर आए हैं। सुंदर है ना? दोनों का नाम व अक्षर एक से हैं। ये कितने संजोग की बात है ना जी। गांव में बाढ़ आ गई और मोहन भाई साहब का परिवार हमसे बिछड़ गया। हमारा भी सब कुछ बर्बाद हो गया।
हम लोग तुझे लेकर शहर आ गए और तेरे बापू को गांव की कमी खलती रही, इसलिए उन्होंने चिंता को छाती से लगा लिया और इस दुनिया से चले गए। और विकास से तेरी शादी का तेरे बापू का सपना उनके साथ ही चला गया। भाभी जी, वीरेंद्र का सपना सपना नहीं रहेगा। अब मैं आ गया हूँ। मोहन भाई साहब, आप और यहाँ? पापा को मैं लेकर आया हूँ। वर्षा, मैंने तुम्हें अपने हाथ का निशान छुपाते हुए देख लिया था, पर अचानक तुम घबराकर घर की तरफ आ गई थी, तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था और पापा को फोन करके मैंने यही बुला लिया। पापा, वो लोग मिल गए जिनकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे। क्या? मेरे दोस्त वीरेंद्र का परिवार मिल गया? और मैं भागा चला आया। मेरा दोस्त वीरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक वक्त था भाभी जब वीरेंद्र ने मेरी मदद की थी। मालिनी के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों बाप बेटे बिल्कुल अकेले हो गए थे, पर मैंने भी पुराने दिनों को हमेशा याद रखा। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विकास को वर्षा बिटिया मिल गई, वरना हमने तो आप सबसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। क्या मालिनी भाभी अब इस दुनिया में नहीं है? पर भाई साहब, अब सब कुछ बदल गया है। आप तो जानते ही हैं हमारे हालात कैसे हैं। माँ सही कह रही है बाबूजी, मैं बूट पॉलिश का काम करती हूँ। मैं आपके घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? वर्षा, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये काम मजबूरी में किया है। अपनी माँ की देखभाल करना, अपने परिवार को चलाना, तुम सचमुच मेरे काबिल हो। तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भाभी, अब आप भी हाँ कह दो ताकि मैं अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। सरिता शादी के लिए हाँ कह देती है। वर्षा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। वर्षा के नसीब में खुशियां लौट आती हैं। विकास और वर्षा की शादी हो जाती है और वर्षा के पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।